नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। साथियों, आज हम बात करेंगे चंद्रवंश के राजा ज्ञानचंद प्रथम के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग आज की क्लास होने वाली है। बने रहिएगा हमारे साथ, पूरी क्लास को देखिएगा, अंत तक देखिएगा और एक काफ़ी अच्छी आपको जानकारी मिलने वाली है आज के इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर आपकी जो आगामी परीक्षाएँ हैं, क्या है वो आपकी BDO हो, BPDO, RO हो, या आपकी क्लर्क जो 746 वैकेंसी आई थी, या जैसे आपकी आने वाली वैकेंसीज है, पुलिस है, पटवारी है, या अन्य भी जो भी उत्तराखंड से संबंधित वैकेंसीज है जिसमें आपके उत्तराखंड एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। और हमारा चैनल भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपको काफ़ी सारी क्लासेस हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। पेड क्लासेस भी हम चलाते हैं जो कि उत्तराखंड और हिंदी की होती है। साथ ही साथ हमने अन्य भी क्लासेस चला रखी है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चंद्रवंश के राजा ज्ञानचंद के बारे में। सभी क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कौन था नीलू कठैत, कौन था जस्सा कमलोकी, सारी जानकारी हम पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से। चलिए हम बात करें सबसे पहले ज्ञानचंद के बारे में। तो ज्ञानचंद का जो कार्यकाल था वह 1365 से 1420 के मध्य रहा था। अगर हम बात करें तो पहला, या ऐसा कह दूं मैं, सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला जो आपका चंद्रवंश का राजा था वह ज्ञानचंद जी था। लगभग इन्होंने 46 वर्षों तक शासन किया था, 1965 से 1420 तक। इस हमें इनके शासनकाल की, जो इनका इतने बीच के शासनकाल रहा, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो पिथौरागढ़ में सेरा खड़कोट ताम्रपत्र से हमें पता चलता है कि ज्ञानचंद ने लगभग 46 वर्षों तक शासन किया होगा। अगर हम बात करें, इस सेरा खड़कोट ताम्रपत्र में ही राजाधिराज महाराज की उपाधि से भी नवाजा गया है ज्ञानचंद के बारे में। अब हम थोड़ी कहानी पढ़ते हैं, पहले कहानी को सुनते रहिएगा, धीरे धीरे आपको सभी महत्वपूर्ण फैक्ट समझ में आ जाएंगे। अगर हम बात करें उत्तराखंड के क्षेत्र में, तो आपके जो ये वाला क्षेत्र आता है आपका, ये जिसमें आपके उधम सिंह नगर हुआ, नैनीताल क्षेत्र कुछ पड़ जाते हैं, या आपके हरिद्वार एरिया, इस क्षेत्र को आपको तराई क्षेत्र के नाम से जाना गया है, तलहटी में बसा हुआ है। तो अगर हम बात करें कि इस प्रकार से हमारा कुछ शासन चला था उत्तराखंड क्षेत्र पर, इस आपके भाग में गढ़वाल के जो पवार वंश से राजा चले थे, और कुमाऊं क्षेत्र में आपके चंद्रवंश से राजा चले थे। इस जगह पे आपके डोटी नरेश से जो नेपाल के थे, और इस क्षेत्र में आपकी एक शाखा थी सीर और सोरा क्षेत्र में, तो वहाँ भी थोड़े आपके अन्य वंशी चले थे उत्तराखंड क्षेत्र में। फिलहाल हमें देखना है, अगर हम बात करें गरुड़ ज्ञानचंद के समय में, तो जो आपका तराई भावर वाला हिस्सा था, ये वाला हिस्सा था, इस तराई भावर वाले हिस्से पर रोहिलों ने, यानी कि रोहिलखंड क्षेत्र के कुछ कटेहर राजपूत राजा थे, या कटेहर के रोहिल राजाओं का अधिपत्य था। तो इस क्षेत्र की अगर हम बात करें, इस पे इन्होंने अपना अधिकार जमा रखा था। तो ये बात बुरी लगती थी ज्ञानचंद के बारे में। तो ज्ञानचंद जी, अगर हम बात करें, देखिएगा, पहले जो भारत का पूरा पूर्ण रूप से शासन चलता था, उसकी बागडोर कहाँ पर होती थी? दिल्ली में। दिल्ली में मुख्य रूप से बागडोर थी। उसके अन्य क्षेत्रों में छोटे छोटे राज्य चलते थे, दक्षिण भारत में हो जाए, उत्तराखंड क्षेत्र हो, या अन्य क्षेत्रों में चलते थे। लेकिन जो मुख्य प्रशासन चलता था वह आपका दिल्ली क्षेत्र से चलता था। और जिस समय ज्ञानचंद जी राजा थे, उस समय जो दिल्ली का सुल्तान रहा होगा, उस समय जो चल रहा था दिल्ली पे, दिल्ली सल्तनत चल रही थी। और उस समय जो दिल्ली सल्तनत का राजा था वह था फिरोज शाह तुगलक। ये आपका तुगलक वंश का राजा था, फिरोज शाह तुगलक, जिन्होंने जजिया कर लगाया था ब्राह्मणों पर, जिन्होंने सर्वाधिक नहरें भी खुदवाई थी। तो सारा साम्राज्य भारत का किसके हाथ में होता था? फिरोज शाह तुगलक ने, इन्होंने जो फरमान जारी कर दिया वही होना था। तो आपके गरुड़ ज्ञानचंद जी, या ज्ञानचंद जी मैं कह दूं, या ज्ञानचंद जी प्रथम, ये जाते हैं फिरोज शाह तुगलक से मिलने। और ये इन फिरोज शाह तुगलक से सिफारिश करने के लिए गए थे कि जो तराई वाला क्षेत्र है, ये है हमारे पूर्वजों का, तुम रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, चाहे कत्तूरी रहे हो, चंद रहे हो, उनके पास में रहा था, तो ये अब भी हमारे पास रहना चाहिए। तो जब ज्ञानचंद जी जाते हैं आपके दिल्ली दरबार में फिरोज शाह तुगलक से मिलने, तो ये अपने दरबार में नहीं थे उस समय पे। फिरोज शाह तुगलक जी को शिकार खेलने का शौक था, और ये अपना शिकार पे निकले हुए थे। तो उसी जगह पहुंच जाते हैं आपके ज्ञानचंद जी। तो एक गरुड़ उड़ रहा था, गरुड़ पक्षी, जो सांप को अपने मुंह में लेकर एक गरुड़ पक्षी जा रहा था। तो राजा फिरोज शाह तुगलक जी बार बार उसका शिकार कर रहे थे, लेकिन वह मर नहीं रहा था, जो आपका गरुड़ था। तो ज्ञानचंद जी क्या कार्य करते हैं? एक तीर में इस गरुड़ को मार गिराते हैं, और इस बात से बहुत खुशी होते हैं आपके फिरोज शाह तुगलक जी। और फिरोज शाह तुगलक जी इनसे पूछते हैं, इनका परिचय जानते हैं, तो ये अपनी सारी बातें इन्हें बताते हैं। तो जब ही
फरमान जारी कर दिया जाता है फिरोज शाह तुगलक जी के द्वारा कि जो आपका तराई वाला क्षेत्र है वह खाली कर दें, रोहिले, क्योंकि अब इस पर अधिकार किसका रहेगा, ज्ञानचंद जी का, नहीं तो इनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। साथ ही साथ फिरोज शाह तुगलक जी उपाधि दे देते हैं गरुड़ ज्ञानचंद जी को, यानी कि उस समय पहले ज्ञानचंद थे, गरुड़ की उपाधि देते हैं। हालांकि कई जगह लिखा हुआ है कि ये आपके विष्णु जी को पा सकते हैं और विष्णु जी का वाहन गरुड़ था, इस कारण इन्हें गरुड़ की उपाधि मिली। कुछ किताबों में लिखा हुआ है कि इन्होंने जो शिकार किया था, तीर से गरुड़ को मारा था, उस कारण आपके उपाधि दी गई थी फिरोज शाह तुगलक को। लेकिन जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो इसी प्रकार से बनेंगे। पहला कि ज्ञानचंद जी को गरुड़ की उपाधि किसने दी, तो दिल्ली नरेश फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन बनेगा कि पहला ऐसा चंद्रवंश का राजा वो दिल्ली दरबार में गया था, तो वो भी कौन था, आपका गरुड़ ज्ञानचंद जी थे। तो यहाँ तक की कहानी थी। अब ज्ञानचंद जी आ जाते हैं दिल्ली से वापस अपने कुमाऊं क्षेत्र में, और इस क्षेत्र पे किसका अधिकार हो जाता है, आपके गरुड़ ज्ञानचंद जी का अधिकार हो गया। अच्छा खासा धीरे धीरे शासन चल रहा था। इसी बीच में एक फिर से घटना हो जाती है, अवध के नवाब। अवध, अगर हम बात करें तो अवध क्षेत्र पहले जो अभी वर्तमान में लखनऊ क्षेत्र है उसे पहले अवध कहा जाता था, और आपको पता है कि यहाँ के जो नवाब है पहले से ही प्रसिद्ध रहे हैं। तो ये नवाब जो थे आक्रमण कर देते हैं इस क्षेत्र पर और यहाँ पर अपना आधिपत्य जमा लेते, क्योंकि ये खाली भाग होता था, यहाँ पर कोई साम्राज्य, अपना राजा अपने मेन चंपावत क्षेत्र में रहता था, ये आपका बीहड़ क्षेत्र कह दें या ऐसे ही पड़ा रहता था। तो आपके अवध के नवाब फिर से आधिपत्य जमा लेते हैं आपके तराई भावर क्षेत्र पर। उसके बाद जब राजा को खबर रखते हैं ज्ञानचंद जी को, तो वे फिर परेशान होते हैं और इस बार वे अपने दरबार में जाके बोलते हैं, क्योंकि ये तो किसके अंडर में आ चुका था, राजा का फरमान हो चुका था, चंद्रवंशों का रहेगा, फिरोज शाह तुगलक जी ने कर दिया था। तो ये अपने दरबार में बोलते हैं कि भाई ऐसे ऐसे हमारे क्षेत्र पर अधिकार जमा दिया है आपके नवाबों ने, अवध के नवाबों ने इस पे अपना अधिकार जमा दिया है, तो कौन ऐसा सैनिक है जो जाएगा इन्हें हटाने के लिए। तो इनके दरबार में एक सैनिक था जो बहुत ही अपने आप में बलशाली था, जिसका नाम था नीलू कठैत। नीलू कठैत की बात करें तो मैंने आपको बताया होगा कि चंद वंश के समय खसों का आक्रमण हुआ था और उन खसों को हटाने के लिए सोन खड़ैत एक सरदार निकल कर आया था जिसने सहायता की थी बीरचंद की। तो कहा जाता है उन्हीं के परिवार का रहा होगा नीलू कठैत। तो ये नीलू कठैत बलशाली था, सूरवीर था, तो ये निकलता है और ये बोलता है कि मैं जाऊँगा इन आपके नवाबों को हटाने। तो नीलू कठैत जी अपनी सेना को साथ में लेकर निकल पड़ते हैं और एक युद्ध होता है भयंकर, और इस क्षेत्र से आपके जो नवाब थे उन्हें भगा दिया जाता है और इस क्षेत्र पर पुनः अधिकार किसका हो जाता है, आपके ज्ञानचंद जी का। यहाँ तक सही है। अब जब नीलू कठैत जी वापस आते हैं तो इन्हें बहुत ही उपाधियाँ मिलती हैं। जैसे इन्हें एक उपाधि दी गई थी कुमई खिल्लत बख्शी। बख्शी उस समय सेनापति को बोलते थे। तो ज्ञानचंद जी ने खुश होकर इन्हें उपाधि दे दी कुमई खिल्लत बख्शी की। साथ ही साथ इन्हें 3 बीघा भूमि रोत भूमि में दी थी। अगर मैं रोत भूमि की बात कर लूँ तो रोत भूमि उसे मिलती थी या रोत भूमि मिलती थी जो एक बहादुरी का काम करे या अद्वितीय बहादुरी करने वाले व्यक्ति को उस समय रोत भूमि दी जाती थी। तो नीलू कठैत को ज्ञानचंद जी ने कुमई खिल्लत बख्शी की उपाधि दी क्योंकि बख्शी सेनापति था, साथ ही साथ रोत भूमि भी दान में दी थी। लेकिन कहानी में कुछ इंटरेस्ट बनता है। ज्ञानचंद जी के दरबार में एक व्यक्ति रहता था जस्सा कमलोखी, ये भी इनके दरबार में था। जिसे कहानी बनती ना अकबर बीरबल की, तो अकबर के दरबार में बहुत चुगलखोर ऐसे होते थे जो बीरबल की चुगली करते रहते थे। तो जस्सा कमलोखी जो था ये नीलू कठैत से चिढ़ता था या इससे जलस फील करता था, तो जलन रखता था नीलू कठैत से। तो इस जस्सा कमलोखी ने कहा राजा गरुड़ ज्ञानचंद जी से कि एक कार्य करो, जो ये आपका क्षेत्र है तराई भावर का क्षेत्र है, इस पे कोई ना कोई अधिकार कर लेता है, आप ऐसा कीजिएगा इस तराई भावर क्षेत्र पर किसी एक ऐसे व्यक्ति को रख दें जो अपने आप में बलशाली भी हो और उसके रहते रहे कोई आक्रमण ना करें। तो ज्ञानचंद जी बोलते हैं कि भाई ऐसा व्यक्ति कौन होगा, तो जस्सा कमलोखी नाम सुझाता है किसका, नीलू कठैत का, कि नीलू कठैत ही ऐसा व्यक्ति है, इसने देखो अभी नवाबों को भी भगाया है और बलशाली भी है, तो ये ही रह सकता है। तो राजा को बात, वैसे राजा यहाँ भेजना नहीं चाहते थे नीलू कठैत को। कारण ये था उसका क्योंकि इस वाले क्षेत्र में वर्षा, एक बारिश और गर्मी बहुत अधिक पड़ती थी। इस कारण इस तराई भाबर के क्षेत्र में पहाड़ी व्यक्ति नहीं आना चाहते थे। बारिश अधिक थी, गर्मी अधिक थी और रहने के हिसाब से बिल्कुल एक तरह से कह दूँ बेकार जगह थी, क्योंकि अब बारिश होगी तो लगातार बारिश गर्मी पड़ती रहेगी तो बीमारियाँ भी पनपती थी, खाने पीने की काफ़ी परेशानियाँ होती थी। तो
इतना हो चुका था। जब ये बात पता चलती है, फरमान जारी हो जाता है कि नीलू कठैत को कहाँ जाना है, तराई भाबर के क्षेत्र में जाना है, तो बहुत बुरा लगता है कि एक तरफ तो राजा जी हमें उपाधियाँ दे रहे हैं, रोत भूमि दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हमें इतने दुर्गम क्षेत्र में रहने के लिए भेज दिया। और जब नीलू कठैत को पता चलता है कि उनके दुश्मन जस्सा कमलोखी के कहने पर ज्ञानचंद जी ने ऐसा किया है, तो नीलू कठैत आग बबूला हो जाता है और गुस्से में बिना दरबारी पोशाक पहने हुए कहाँ पहुंच जाता है, ज्ञानचंद जी के दरबार में। इस बात का फायदा पुनः जस्सा कमलोखी उठाता है और ये फिर राजा के कान भर देता है, नमक मिर्ची लगा देता है कि राजा जी देखो, आपने जो इन्हें वस्त्र दिए थे, जो एक सेनापति के वस्त्र होते हैं, राजशाही वस्त्र होते हैं, उनको ही पहन के नहीं आया, ये आपका अपमान है। और जब ये चीज़ देखते हैं ज्ञानचंद जी, तो ज्ञानचंद जी को भी गुस्सा आता है, और नीलू कठैत जैसे ही आता है, अपनी बात रखता है, तो ज्ञानचंद जी मुंह फेर के दूसरी तरफ खड़े हो जाते हैं। और ये बात बुरी लगती है नीलू कठैत को। नीलू कठैत बेचारा उदास होकर घर वापस अपने ऐसे ही चला जाता है, अपने गांव में, जो भी उनका गांव रहा होगा। उसके बाद में अगर हम बात करें, जब ये अपने घर में आके बैठते हैं नीलू कठैत जी, तो जो इनकी पत्नी थी, तो वो इनसे पूछती है कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है जो आप इतने उदास बैठे हो। तो सारी बात नीलू कठैत बताता है अपनी पत्नी को कि ऐसे ऐसे कहानी है। तो इस बात पर इनकी रानी बोलती है कि इसमें परेशानी क्या बात है, आप राजा से फरमान करते। तो नीलू कठैत जी ने कहा कि मैंने फरमान किया था, लेकिन राजा जी ने बात सुनी नहीं। तब नीलू कठैत जी की पत्नी क्या करती कहती है कि जिनके दो पुत्र थे, छोटे छोटे 7-8 साल के रहे होंगे, तो इन पुत्रों को कहती है इनकी पत्नी की, अपने पुत्रों को भेज दो, 7 छोटे बच्चे समझ के, दया करके आप हमारे राजा जी मान जाए। नीलू कठैत मना करता है, लेकिन ना कहने के बावजूद भी इनकी पत्नी इन दोनों बच्चों को भेज देती है ज्ञानचंद के दरबार में मिलने के लिए। अब बेचारे छोटे छोटे बच्चे जा रहे थे, साथ में इनके मामा भी गए थे। अब जा रहे थे, पहले इन्हें अपने घर से निकल के मामा के यहाँ जाना था, और मामा के बाद में मामा इनके साथ होते, फिर कहाँ जाना था इन्हें, ज्ञानचंद जी के यहाँ। लेकिन ये रास्ते में दोनों बच्चे जा रहे थे, और इन्हें रास्ते में मिल जाता है जस्सा कमलोखी। और जस्सा कमलोखी तो पहले से ही तुम्हें पता है कि हरामी था और बुरा था नीलू कठैत के लिए। तो जस्सा कमलोखी इन बच्चों को बहला फुसला के, थोड़ा खाना वगैरह दे के, कोई भी खाने की चीज़ दे के इन्हें प्यार में अपने फंसा लेता और इनसे सारी बात को पूछ लेता, कैसे बात है, क्यों तुम जा रहे हो। तो छोटे बच्चे थे, सारी बातें अपनी बता दी जस्सा कमलोकी को। उसके बाद में जस्सा कमलोकी क्या करता है, ज्ञानचंद जी के पास गया और उन ज्ञानचंद जी से कहा कि देखो, जो नीलू कठैत था, नीलू कठैत ने अपने दोनों बच्चों को भेजा है कि आपके चाकू मार दे, आपको मारने के लिए भेजा है, और उन दोनों बच्चों को मैंने कैद कर रखा है। तो जब राजा को ये बात पता चलती है, सच्चाई तो कुछ हो रही थी, लेकिन राजा भी अपने नशे में चूर था और वो जस्सा कमलोखी के कहने पर ही सारे कार्य करता था। तो इस बच्चों को क्या किया, बंद कर रखा था जस्सा कमलोखी ने, और फिर इन बच्चों को राजा के यहाँ पेश किया जाता है और फरमान दिया जाता है कि इन बच्चों की आँख निकाल ली जाए। तो फरमान मिला था, जल्लाद आते हैं और इन दोनों बच्चों की आँख निकाल ली जाती है। और जब ये बात पता चलती है नीलू कठैत को, तो नीलू कठैत आग बबूला हो गया और निकल पड़ता है अपनी तलवार और भाले लेकर अकेला ही दरबार में। और जैसे ही दरबार में आता है, और जब ही राजा को पता चला कि नीलू कठैत आया है, तो अपने आप में बलशाली था, सब डरते थे, अच्छे अच्छे सैनिक भी डरते थे नीलू कठैत से। तो जस्सा कमलोखी और आपके गरुण ज्ञानचंद दोनों भाग निकलते हैं दरबार से, और भाग निकलने के बाद भागते रहते हैं, पीछे पीछे नीलू कठैत आगे, जस्सा कमलोखी और ज्ञानचंद, और ये दोनों जाकर एक गुफा में घुस जाते हैं। गुफा के अंदर चले गए, पीछे पीछे नीलू कठैत पहुंच जाता है। और नीलू कठैत वहाँ क्या कार्य करता है, जस्सा कमलोखी को तो मार देता है, लेकिन जो राजा थे उन्हें वो ये कह के छोड़ देता है कि राजा को मारना हमारे कुल में एक प्रकार का पाप है। उसके बाद में नीलू कठैत यहीं नहीं रुकता, नीलू कठैत वापस जाता है और जो जस्सा कमलोखी का गांव था, उस गांव के सब व्यक्तियों को मार देता है। यहाँ तक सुनने को मिलता है, जो यहाँ महिलाएं थी, जो गर्भवती महिलाएं थी, उनके पेट को चीरकर उनके पेट के अंदर जो शिशु होगा उस तक को मार देता है नीलू कठैत। इसका सारा राजपाट तोड़ देता है, किले सब तोड़ के अपना वापस आ जाता है। उसके बाद में जो राजा ज्ञानचंद जी थे, वे पुनः नीलू कठैत से बातचीत करते हैं और इन्हें समझाते हैं कि तुम हमारे दरबार में पुनः आ जाओ, मेरी गलती तो थी नहीं, मुझे किसने भड़काया था, जस्सा कमलोकी ने। तो नीलू कठैत भी बात मान जाता है और ज्ञानचंद के दरबार में रहने लगता है। लेकिन ज्ञानचंद जो था, राजा ज्ञानचंद, ये अंदर अंदर एक प्रकार से
जला हुआ था, भुना हुआ था नीलू कठैत से, क्योंकि भाई राजा की इतनी बेइज्जती हो रही है, राजा के पीछे सैनिक तलवार लेके भाग रहा है, राजा को गुफा में दुबकना पड़ रहा है और एक तरह से नीचा दिखना पड़ रहा है किसे, राजा को। तो राजा ने तो इसे बुलाया था मारने के लिए, ना कि कोई अपने साम्राज्य में रखने के लिए, क्योंकि मेन पर्पज क्या था ज्ञानचंद का कि नीलू कठैत को मारना है। लेकिन बेचारे नीलू कठैत सीधे साधे राजा के बहका में आ गए और इनके दरबार में रहने लगे, और एक दिन मौका देखकर ये ज्ञानचंद इस बेचारे नीलू कठैत को मरवा देता है। तो ये कठैत थी एक, ये कहानी थी एक वीर बलशाली सेनापति नीलू कठैत की, राजा गरुड़ ज्ञानचंद की, जस्सा कमलोकी की। सारे महत्वपूर्ण मैंने फैक्ट बताए हैं। अब मैं आपको बताऊं क्वेश्चन किस प्रकार से यहाँ से बनेंगे। पहले भी मैं बता चुका हूँ। पहला क्वेश्चन बनेगा कि दिल्ली दरबार में जाने वाला चंद्रवंश का पहला राजा कौन था, तो ज्ञानचंद जी था। चंद्रवंश का सर्वाधिक शासन तक करने वाला राजा कौन सा था, ज्ञानचंद था। नीलू कठैत किसका सेनापति था, ज्ञानचंद का। जस्सी कमलोकी किसके दरबार में रहता था, ज्ञानचंद के। ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसने दी, फिरोज शाह तुगलक ने। उसके बाद में क्वेश्चन बनेगा सेरा खड़कोट ताम्रपत्र से किसकी जानकारी मिलती है, ज्ञानचंद की मिलती है। ज्ञानचंद किन देवता का उपासक था, तो भगवान विष्णु का उपासक था। साथ ही साथ अगर मैं इस सेरा खड़कोट ताम्रपत्र राजाधिराज महाराज किसे कहा गया, तो ये भी नहीं कहा गया है। एक ताम्रपत्र मिलता है गोपसा ताम्रपत्र, गोपसा ताम्रपत्र से किसकी जानकारी मिलती है, ये भी ज्ञानचंद की मिलती है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं कि कुमैया खिल्लत बख्शी की उपाधि किसे मिली थी, नीलू कठैत को मिली थी। किसने दी थी, ज्ञानचंद ने दी थी। कितने ग्राम भूमि में दिए थे, 3 ग्राम रोत भूमि में दिए थे। रोत भूमि क्या होती है, असाधारण बहादुरी के लिए किए गए कार्य के लिए रोत भूमि मिलती थी। अगर मैं और यहाँ से क्वेश्चन बनाना चाहूँ तो और भी इतने वैसे खास क्वेश्चन बनेंगे नहीं, जो थे मैंने आपको बता दिए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न बता चुका हूँ मैं। तो ये थी आज की कहानी हमारी जस्सा कमलोकी के बारे में। ये पूरा हमारा ये दिया हुआ है, जो इसके थोड़ी डिटेल अगर आप देखना चाहें तो इस प्रकार से देख सकते हैं। आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एक बार ले लीजिएगा। वैसे मैंने सारी जो स्टोरी थी वो मैं आपको बता चुका हूँ विस्तार से, आप पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका इसी प्रकार से। तो कैसी लगी आपकी वीडियो, आज की हमारी डेमो क्लास के रूप में थी, क्योंकि अगर आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अभी सीट खुली है और आपके आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है ये आपका चंद्रवंश इतिहास की अगर हम बात करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिएगा, जितने भी स्टडी रिलेटेड ग्रुप है वहाँ पे शेयर करते रहिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, और सभी एक कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा, जिससे मैं आगे भी इसी प्रकार की वीडियो बनाता रहूँ। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। धन्यवाद।